भले ही फर्जी हैं हम, लेकिन सवाल जेन्युइन पूछेंगे, ये याद रखिएगा। भले ही हमको फर्जी पत्रकार समझा जाए, लेकिन हमारा जो सवाल होगा वो एकदम फर्जी नहीं होगा, एकदम वैध होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 2014 के बाद, यानी मोदी जी की सरकार बनने के बाद, इस देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है बुरा, उसका दोष बहुत आसानी से नेहरू जी पर मढ़ दिया जाता है, यानी देश के पहले प्रधानमंत्री पर मढ़ दिया जाता है। उनकी गलतियों के कारण ये हो रहा है। और झारखंड में 2019 के बाद, यानी हेमंत जी की सरकार, राजद, कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार बनने के बाद इस राज्य के अंदर जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसका दोष भाजपा पर मढ़ दिया जाता है। मतलब जैसे राज्य सरकार ने 5 लाख नौकरियां नहीं दी, मॉब लिंचिंग कानून नहीं बन पाया, 1932 नहीं हो पाया, आरक्षण पर बात नहीं बन पाई, नियोजन पर बात नहीं बन पाई, तो उसका तमाम दोष भाजपा को दे दिया जाता है। ये पूरे देश और राज्य के अंदर चल रहा है। लेकिन कभी ये सोचे हैं कि राज्य और देश के अंदर मंत्रियों, विधायकों को जो खर्च दिया जाता है, या उनके लावा लश्कर में जो खर्च होता है, या उनके ऊपर जो खर्च किया था, उसका सवाल कभी किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने कभी उठाया? कभी कहा कि इतनी तनख्वाह विधायकों को नहीं होनी चाहिए, मंत्रियों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए? कभी बीजेपी ने कहा हो, या कभी कांग्रेस ने, जेएमएम ने कभी कहा हो? कभी सुना है आपने? हम तो नहीं सुने हैं। अगर आप सुने हैं तो कमेंट पर जरूर बताइए। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो समझिए। जनता के मुद्दे का समाधान अगर नहीं होता है तो उसका दोष किसी राजनीतिक दल को दिया जाता है, जो राजनीतिक दल विपक्ष में होती है। लेकिन कभी भी किसी नेता मंत्री के लावा लश्कर के खर्चे का सवाल कोई नेता मंत्री नहीं उठाते, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल उनको वहीं जाना है। जैसे भले ही इस राज्य के अंदर आम आदमी को आवास नहीं मिला, जिस आवास की चर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चुनावी मंचों में कर रहे थे, जिसमें किचन होने की बात थी, पंखा होने की बात थी, कमरा अलग अलग होने की बात थी, शौचालय बेहतर होने की बात, वो आवास भले ही नहीं मिला, लेकिन मंत्रियों का 75 करोड़ रुपए का बंगला जरूर बन गया। और इस पर ना तो सवाल बीजेपी ने उठाया और ना ही कांग्रेस ने, जेएमएम ने उठाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस बंगले में फिर तो इन्हीं में से कोई जाएगा जो मंत्री बनेगा। लेकिन जनता के मुद्दे पर तो किसी को मतलब नहीं। अब इस राज्य के अंदर राज्य समन्वय समिति का गठन पिछले ही साल हो गया था, पिछले साल हुआ था, और ये उसमें राजद, कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं को सदस्य बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया शिबू सोरेन साहब को, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं और झारखंड आंदोलन का, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके हिसाब से कई नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो जो चुनाव नहीं जीत पाए, जिनको चुनाव में वोट नहीं मिला, या जो चुनाव नहीं लड़ पाए किसी कारण से, तो उनको मंत्री वाली फैसिलिटी, मंत्री वाला तामझाम दे दिया गया। अब राज्य समन्वय समिति क्या है, तो इसको ऐसे समझिए, क्योंकि इस राज्य के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है, और आपसी गठबंधन ठीक नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बनी रहे और कुछ नेताओं को लावा लश्कर मिला रहे, लावा लश्कर मतलब उनका तामझाम जिंदा रहे, इसीलिए राज्य समन्वय समिति की बैठक होती है, यानी वो उसका गठन होता है, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में है वो मिलकर राज्य सरकार को सुझाव दे, और वो सुझाव पर राज्य सरकार अमल करे, राज्य के डेवलपमेंट के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य के युवाओं के। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि पिछले ही साल समन्वय समिति का गठन हुआ था, और उसमें कई लोगों को, जैसे योगेंद्र महतो हैं, फागू बेसरा हैं, राजेश ठाकुर हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं झारखंड के, विनोद पांडे हैं, ऐसे कई लोगों को वहां अध्यक्ष, सदस्य, और शिबू सोरेन को अध्यक्ष बनाया गया, कई लोगों को सदस्य बनाया। उनको तमाम मंत्री वाली फैसिलिटी दी गई, तमाम जो तामझाम मंत्रियों को मिलता है वही फैसिलिटी उनको भी दी गई, राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिलता है। और समन्वय समिति का काम था कि वो हर महीने बैठक करेगी, ऐसी बात जो थी। लेकिन पिछले कई महीनों के बाद, यानी पिछले साल से आज तक में, समन्वय समिति गठन के बाद आज तक में पहली बार बैठक 10 जून को हुई। अब 10 दिन की बैठक में क्या क्या बात हुई, उस पर थोड़ा सा विश्लेषण हम लोग करते हैं और समझते हैं कि कैसे झारखंड के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है नेताओं के द्वारा, और उस पर सवाल करने वाला कोई नेता नहीं। तो हम तो जिंदा हैं, भले ही फर्जी हैं हम, लेकिन सवाल जेन्युइन पूछेंगे, ये याद रखिएगा। भले ही हमको फर्जी पत्रकार समझा जाए, लेकिन हमारा जो सवाल होगा वो एकदम फर्जी नहीं होगा, एकदम वैध होगा। तो आगे बढ़ते हैं।
कल बैठक की खबरें आज अखबार में आई, सुबह सुबह आंख मलते हुए अखबार पढ़े, कुछ दिखे नहीं दिखे, लेकिन जो दिखना चाहिए वो दिखा, बिना चश्मा तो कुछ दिखता नहीं है। तो उसमें लिखा गया कि अपने निर्णयों पर अड़िग रहे हेमंत सरकार, स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक दोबारा राजभवन भेजे। ये प्रभात खबर के फ्रंट पेज में था। तो हमको लगा कि आपको समझा देना चाहिए इस मसले को कि दोबारा कैसे भेजा जाए और कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है। बहुत आसान भाषा में समझिए इस बात को। तो आप ऐसे समझिए कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो एकदम सीमित हैं। राज्यपाल असीमित शक्तियां लेके नहीं आते हैं। मतलब राज्यपाल का जो पावर है वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड पावर के साथ राज्यपाल कहीं नहीं जाते हैं। मतलब कोई भी राज्यपाल किसी भी राज्य का हो, उस पर अनलिमिटेड पावर नहीं होता, उसके पास लिमिटेड पावर होता है। अब सवाल ये है कि दोबारा जब वो पहली बार जब वापस कर दिए तो दोबारा कैसे भेजा जाएगा। अब इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब राज्यपाल की शक्तियां सीमित हैं तो मुख्यमंत्री उसको 3 बार, मतलब राज्य सरकार कैबिनेट या विधानसभा से 3 बार राज्यपाल को जब पहुंचेगा एक ही विधेयक, तो मजबूरन उनको राष्ट्रपति तक भेजना ही पड़ेगा। हर बार राज्यपाल रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको कोई नेता मंत्री नहीं बताएंगे। ये बहुत बार बार यही कहेंगे कि हमने 1932 भेज दिया, राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया, हमने आरक्षण पॉलिसी के लिए भेजा, राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया, हमने मॉब लिंचिंग कानून भेजा, राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया, और आपको बुड़क बनाएंगे और आपको यह बताएंगे कि सामने वाली जो पार्टी है यानी बीजेपी जो है उसके इशारे पर राज्यपाल काम कर रही है, इसीलिए वहां से रिजेक्ट हो जाता है। अब सवाल यह है कि जब रिजेक्ट हो जाता है तो भेजा क्यों नहीं जाता है। हम फिर से कह रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि राज्यपाल को जब भेजा जाएगा तो 3 बार के बाद, मतलब 2 बार 3 बार, उसके बाद राज्यपाल को किसी भी हाल में उसको राष्ट्रपति को भेजना होगा। वो फिर रिजेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने मुझे मान लीजिए मैं राज्यपाल हूं, मान लीजिए मैं हूं नहीं, मान लीजिए मैं राज्यपाल हूं और आप मुख्यमंत्री हैं जो सामने देख रहे हैं, और कोई राष्ट्रपति होगा। तो जब कोई विधेयक पास होगा तो विधेयक राज्यपाल पर जाएगा स्वीकृति के लिए, यानी मेरे पास आएगा। आप मुख्यमंत्री हैं अगर तो मानते हैं तो आप हमको अगर क लिख कर भेजते हैं और हम आपको उसको वापस करते हैं कि इसमें त्रुटि है, आप ख लिख कर भेजिए, लेकिन फिर भी आप हमको क लिख कर भेजते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं इसमें त्रुटि है, आपको वापस कर देते हैं कि ख लिख कर भेजिए, और फिर भी आप क भेजते हैं, तो हमको मजबूरन में उसको राष्ट्रपति को भेजना होगा। ये राज्यपाल का काम है, लेकिन ये नेता करते नहीं। अब इस बैठक की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें यह है कि जिन मुद्दों पर, एक तो कई महीनों बाद ये बैठक हुई और उन कई महीनों में इन मंत्रियों के पीछे, जो राज्य मंत्री का दर्जा जिनको मिला, उनके पीछे लाखों रुपए खर्च हो गए। राजेश ठाकुर के लावा लश्कर में, विनोद पांडे के लावा लश्कर में, और फागू मिश्रा के लावा लश्कर में, और योगेंद्र साहू के लावा लश्कर में, योगेंद्र महतो के लावा लश्कर में लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन बैठक कई बार हुई? मात्र एक बार। तो ये पैसे का बर्बादी है कि नहीं है? है ना? मानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य सरकार विधानसभा से दोबारा पारित कराकर अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजे जो प्रमुख विधेयक हैं, जैसे 1932 खतियान आदेश स्थानीय नीति, SC ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, मॉब लिंचिंग संबंधित विधेयक, नियोजन नीति संबंधित विधेयक शामिल है उसमें, उसको भेजा जाए वापस। काहे नहीं भेजा गया आज तक, जबकि ये तमाम कानून कई महीने पहले ही रिजेक्ट भी हुए और कई महीने पहले भेजा भी गया था। कई महीने पिछले ही साल भेजा गया था और इसी साल वो रिजेक्ट भी हो गए। फिर काहे नहीं भेजा? और ये लोग अब बैठक करके राज्य सरकार को बताएंगे। राज्य की जनता ने इनको नहीं चुना था, राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री चुना था, राज्य की जनता ने विधायक चुना था। अब जो लोग विधायक नहीं बन पाए, जो लोग मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए, वो समन्वय समिति के नाम पर सरकार में दबदबा हासिल किए हुए हैं, लावा लश्कर हासिल किए हैं। अब वो सरकार को सलाह दे रहे हैं। एकदम बेहतर बातचीत है, लेकिन सलाह देने में इतना देरी का है। जब इस राज्य के अंदर 2 दिनों की बंदी हुई, इस राज्य के युवा सड़कों पर हैं, तब ये बैठक करके सलाह देना शायद समझ में आता है कि आप भी समझ सकते हैं कि क्या मसला हो सकता है। अब विनोद कुमार पांडे हैं इस समिति में सदस्य के तौर पर, और कई लोग हैं सदस्य के तौर पर, राजेश ठाकुर हैं सदस्य के तौर पर। तो आप सोचिए कि आप कहां हैं? आप तो कहीं नहीं, आम जनता तो कहीं नहीं है। मॉब लिंचिंग कानून को भेजा गया, राज्यपाल ने रिजेक्ट किया गया, फिर से भेजना चाहिए, फिर से भेजना चाहिए, लेकिन कहां है सरकार और कहां है उनके पदाधिकारी? इस राज्य के अंदर लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही।
इस राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं कैबिनेट से निकली या विधानसभा से निकली, सारी योजनाएं लगभग फेल है सड़ जमीन पर, इसका कोई वजूद नहीं। हाँ, हम फर्जी पत्रकार होने के नाते सही बात बोल रहे हैं, एकदम बता देते हैं, इसका जमीनी चेक कर लेना चाहिए, जमीन पर जाकर चेक कर लीजिएगा कि हम गलत बोल रहे हैं क्या। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, डायन प्रथा रुका ही नहीं, क्या मिड डे मील में सही तरीके से सप्ताह में 2 दिन सब लगातार जो अंडा का बात हुआ कि अंडा मिलेगा सप्ताह में कई दिन, वो मिल रहा है क्या, देखना चाहिए, एकदम नहीं मिल रहा। एक मामला जो बढ़ाया जिस पर सरकार ने बवाल काटा कि 75% आरक्षण तमाम नौकरियों में मिलेगी, जो 40,000 से ऊपर वेतन वाले हैं उसको लागू किया जाएगा, तो जितने भी निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी, वो भी नहीं हो पाया। और ये समन्वय समिति इसका बैठक करके कह रही कि इस पर भी सरकार को कड़े तरीके से सोचना चाहिए। अब ये समन्वय समिति राज्य सरकार की समिति है या विपक्ष की है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि सब काम सलाह देना तो विपक्ष का है कि विपक्ष बताए कि नहीं हो रहा है तो को कैसे किया जाए। लेकिन भाई समन्वय समिति के नाम से नेताओं को तो पैसा लेना है। और समझते हैं, अब ये कह रहे हैं कि सरना कोड को लेकर, सरना धर्म कोड को लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे। सरकार के पास अपना कुछ नहीं है। इस राज्य के मुख्यमंत्री जिनको, इस राज्य का मुख्यमंत्री जिनको चुना गया है, उनका कोई दायित्व नहीं है। हाँ, उनकी गाड़ी के लिए समन्वय समिति पता नहीं सलाह दी थी कि नहीं दी थी, तो वो गाड़ी ले लिए, और मंत्रियों को आवास मिले, ये समन्वय समिति उनको दी थी कि नहीं सलाह, लेकिन फिर भी वो किया गया। अब इस पूरे समन्वय समिति के बैठक में एक बात जो प्रमुख थी वो यही बार बार कहा गया कि भाजपा के मतलब प्रभाव में राज्यपाल वापस करते हैं, सड़क पर जो युवा हैं वो भाजपा के हैं, और जो कोर्ट जा रहे हैं युवा वो भी भाजपा के हैं। तो भाई साहब, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और तमाम समन्वय समिति में जो लोग हैं, उनसे यह सवाल है कि इससे पहले जो सरकार थी, 2019 से पहले जो सरकार थी, जो सरकार 14 में बनी थी, रघुवर दास की सरकार, आप सड़क पर थे, आप किसके तरफ से सड़क पर थे? आपके लोग कोर्ट जाते थे, किसके तरफ से जाते थे? और हर वो चीज जो पिछली सरकार में आपने अवैध बताया, सब चीज को तो आपने अपनी सरकार में वैध कर दिया। 6वीं जेपीसी का मामला सबसे बड़ा है, और कई ऐसे मामले हैं जिसका विरोध झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन जिन बातों का विरोध पिछले सरकार में किया जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, आज लगभग वही चीजें धरातल पर। क्या फर्क पड़ा राज्य की जनता को सरकार बदलने से? कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब समन्वय समिति कह रही कि अपने निर्णयों पर अड़िग रहे हेमंत सरकार और दोबारा इस सबको भेजे। किसने रोका था भेजने के लिए? कोई तो होगा कि वो रोक रहा होगा, या झारखंड के मुख्यमंत्री के सलाहकार लोग कहां हैं जो वो लोग नहीं भेज पाए? समन्वय समिति करोड़ों रुपए खर्च कर रही है अपने पर्सनल लावा लश्कर में। मीटिंग का एगो हुआ, एगो, मात्र एगो, जबकि बात ये थी, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, ऐसे भी हम फर्जी पत्रकार हैं, शायद गलत जानकारी है जो पदाधिकारियों की नजर में है, शायद ये जानकारी गलत हो, हम हैं ऐसे सही पत्रकार, लेकिन शायद मुझे जानकारी गलत हो कि क्यों नहीं मीटिंग्स हुई जो मीटिंग्स होनी चाहिए थी। हर महीने एक मीटिंग, वो मीटिंग क्यों नहीं हुई? सवाल जनता को पूछना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर थोड़ा सा सोचते हैं कि इन त्रुटियों को दूर करके, जो भी त्रुटि रही थी उन त्रुटियों को दूर करके राज्यपाल को भेजा जाए। तो भाई काहे त्रुटि वाला काम करते हैं? इतना लावा लश्कर मुख्यमंत्री का, लिखने पढ़ने वाले लोग, विधायक, मंत्री, अधिकारी, IAS IPS, करोड़ों रुपया इन पर खर्च होता, और फिर भी त्रुटि होने पर एक फॉर्म नहीं भराया जा सकता है, और त्रुटि के साथ आप राज्यपाल को भेज देते हैं। और अगर त्रुटि नहीं है और राज्यपाल को भेजे हैं और राज्यपाल ने किसी आवेश में आकर या किसी के भ्रम में आकर उसको वापस किया, तो दोबारा भेजिए, तिबारा भेजिए, पर भेजेंगे नहीं, बस राजनीति करेंगे। और जब ये चीजें लागू ही नहीं हुई, अब बड़ा सवाल ये है कि ना तो 32 खतियान वाला मामला लागू हुआ, ना आरक्षण पॉलिसी लागू हुई, ना ही ST SC OBC को आरक्षण मिला, मतलब, और ना ही मॉब लिंचिंग कानून लागू हुआ। तो फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोड़ों रुपया खर्च करके जनता का किस बात का खतियानी जोहार यात्रा कर रहे थे, और वो भी किसी और के स्लोगन को चुराकर। खतियानी जोहार का स्लोगन अमित महतो ने दिया था, अमित महतो के स्लोगन को चुराकर मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे थे।
करोड़ों रुपया खर्च करके, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे कि 3 साल 3.5 साल में हमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। एकदम आपने जो किया वो किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। आपने जनता को ठगा उतना किसी ने नहीं ठगा, एकदम है। 3.5 साल में कुछ भी नहीं हो पाया जो आपको करना था, और अब तो चुनाव की तैयारी में तमाम लोग लगे। तो हम आए थे यही बात बताने के लिए कि पहला कि दोबारा भी भेजा जा सकता था, तिबारा भी भेजा जा सकता था, लेकिन सरकार ने भेजा नहीं। समन्वय समिति में लगभग करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उनके लावा लश्कर में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। लावा लश्कर में समन्वय समिति के जो सदस्य लोग हैं उनके लावा लश्कर, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और मीटिंग एगो हुआ है, इससे पहले कोई मीटिंग नहीं हुआ है, जबकि हर महीने एक मीटिंग की बात थी शायद। तो भाई किसके लिए समन्वय समिति, किसके लिए इतना खर्च? ये तो शायद राज्य की सरकार को बताना चाहिए, और वो शायद नहीं बताएगी। बताने की तो बात वो करती नहीं है और ना कभी बताएगी। विस्थापन संबंधित नियोजन पुनर्वास, उसको लेकर भी राज्य सरकार को कई चीजें लिखी गई। तो राज्य सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है क्या, या मुख्यमंत्री सिर्फ घूमने में व्यस्त है? बाकी आप पूरे इस विषय पर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा मसला यही था, हम इसी मसले को बताने के लिए आपके पास आए थे। और जो भी आपको लगता है इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को भेजिएगा भी, ताकि उनको भी मौका मिले कमेंट करने का। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर। जोहार।